हाय दोस्तों, आज की कहानी है जब पता चला बेटी को चरित्रहीन माँ की सच्चाई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधा बेटा तैयार हो गई? एक आध घंटे में बस बारात दरवाजे पर पहुंचती ही होगी। किशन लाल जी ने अपनी भांजी राधा से कहा। जी मामा जी, बस चूड़ियां पहननी बाकी रह गई है। मामी जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसलिए दूसरे कमरे से लाने गई है। राधा ने उत्तर दिया। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी तुमसे। किशन लाल जी कुछ संकोचासे से बोले। जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं? राधा ने पूछा। वो तुम्हें किसी से मिलवाना था। किशन लाल जी बोले। जी कौन है वो? राधा ने ही उत्साहित होकर पूछा। तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर किशन लाल जी ने किसी को कमरे में आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी साल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर राधा ने आश्चर्य से पूछा। मामा जी कौन है ए तुम्हारी माँ है बेटा। किशन लाल जी बोले। ये सुनकर राधा भड़क उठी और बोली, ये यहाँ क्या करने आई है? ये मेरी माँ है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया है। ये तो मुझे दुधमुही बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी ना। आपने और मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आप और मामी ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती जो अपनी अयासी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए। ऐसा मत कहा बेटा, एक बार मेरी भी बात सुन ले। उस औरत ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। राधा बोली। फिर उस औरत ने राधा से कहा कि सच कहा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और वो उसी समय वहाँ से रोते हुए चली गई। ये देखकर किशन लाल जी चुप ना रह सके और राधा से बोले। ऐसा ना कह बेटा, इतनी कठोर मत बन। आखिर वो तुम्हारी माँ है, एक बार उसकी बात तो सुन ले। किशन लाल जी बोले। मामा जी आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। राधा बोली। बेटा इनके बारे में जो तुझे पता है वो ही मुझे भी पता था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि दीदी मैं आपका किशन छोटा भाई, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि दीदी आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? तब जाकर उन्होंने मुझसे कहा, किशन मुझे माफ कर दे। मुझ जैसी कलंकिनी को तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं असहाय और अकेली थी। मैं तुम लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मुझसे दूर रहो। नहीं दीदी, आपको उसे आशीर्वाद देना आना ही होगा। मैंने कहा। नहीं किशन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं कैसे उससे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? दीदी बोली। तब दीदी से मैंने कहा, दीदी मुझे मालूम है कि समाज ने तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है मेरी शीतल दीदी कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर रहूंगी। तुमने आज तक जितनी भी राखियां मेरी कलाई में बांधी है, मुझे उन राखियों की सौगंध है। तब जाके वो मुझे वृद्धा आश्रम ले गई, जहां वो रहती थी। वहां वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिससे उन्हें वहां 2 समय का खाना और रहने के लिए छत नसीब थी। वहां जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा जी क्या वो सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुन रखा है? राधा ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं है। किशन लाल जी बोले।
तो क्या आप मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? राधा बोली, तू सच में सुनना चाहती है? किशन लाल जी बोले, हाँ मामा जी, मैं उनके बारे में सब सच सच जानना चाहती हूँ। राधा बोली, तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और किशन लाल जी ने शीतल दीदी की कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल का था और शीतल दीदी ने अभी 16वें साल में कदम रखा था। शीतल दीदी मेरे सगे ताऊ जी की बेटी थी। शीतल दीदी की माँ उन्हें जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब परिवार वालों के दबाव में आकर शीतल दीदी के पिताजी राधे श्याम जी ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वो तरह तरह के जुल्म ढाती शीतल दीदी पर, यहाँ तक कि शीतल दीदी की 8वीं के बाद उनकी वजह से पढ़ ना सकी। शीतल दीदी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो जरूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारणवश माँ ना बन सकी तो उसकी सारी भड़ास शीतल दीदी पर ही निकालती। कहती कि ये ही मनहूस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल दीदी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊ जी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा पर दादाओं की पुरानी हवेली थी, इसलिए जगह की कोई कमी ना थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवारों को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला थी, जहाँ 2 छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थी, भूसा, लकड़ी और उपले रखने के लिए। दोनों ही घरों को बड़े बड़े आंगन मिल गए और साथ में छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं था, क्योंकि ताई का स्वभाव बहुत ही खारा था। उनकी किसी से भी ना पड़ती थी। ताई जी जब शीतल दीदी के साथ गलत व्यवहार करती तो वो मेरी माँ से ना देखा जाता, इसलिए जब वो ताई जी से कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती। दीदी के रहने पर तब भी ताई जी का व्यवहार उतना खराब ना था शीतल दीदी के साथ, लेकिन दीदी के जाने के बाद तो जैसे उन पर चंडी सवार हो गई थी। ना तो वो छोटों को सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। शीतल दीदी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उनके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वो घर का काम करती, उसके बाद जितना भी समय मिलता तो पढ़ लिया करती। इसी तरह एक रोज शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी कुछ पढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग माझे सहित कटकर आ गिरी है। उन्होंने उठकर इधर उधर देखा और सोचा कि ना जाने ये पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झांक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके संग एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो वो पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली मजरी भाभी का बेटा उदय था, लेकिन उसके साथ बड़ा लड़का ना जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ कीजिए, आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कट कर गिरी है, वापस कर दीजिए। शीतल दीदी ने पतंग उड़ाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उन दिनों के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के से शीतल ने कहा, आप कौन हैं और रोज रोज आपकी पतंग हमारे घर पर आकर ही क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ जी, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसा ही है। वो बड़ा लड़का बोला, बड़े बदतमीज हैं जी आप। शीतल बोली, जी वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है तो बदतमीज हो गया हूँ। उस लड़के ने कहा, चलिए जाइए, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर शीतल चली गई। अब वो लड़का घर की छत पर आकर किताब पढ़ते हुए शीतल को निहारने पहुंच जाता।
शीतल भी कभी कभी किताब के पीछे से कनखिसियों से झांककर उसे देख लेती तो वह मुस्कुरा पड़ता और शीतल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। इधर उस लड़के ने शीतल के चचेरे भाई किशन से भी दोस्ती कर ली। अब किशन ने शीतल से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तब शीतल को पता चला कि वो लड़का मंजरी भाभी का भाई है और वो उस छोटे बच्चे उदय का मामा है। उसका नाम पवन है, जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में मंजरी से कम 5 साल बड़ा होगा। पवन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से मंजरी का दिल जीतना शुरू कर दिया। मंजरी शुरू में तो उसे भाव ना देती थी, लेकिन बाद में वो भी पवन के मोह पास में फंसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर उसका मन शुक्र हो गया था, लेकिन पवन उसके जीवन में ओस की बूंदों की तरह आया था और उसने शीतल के मन को भिगो दिया था। अब शीतल के कठोर स्वभाव में थोड़ी नरमी आ गई थी। दोनों छत में जाते और अपने मन की बातें पत्रों में लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों अब एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। शीतल अब हरगिज भी पवन से दूर होने का नहीं सोच सकती थी और पवन भी शीतल से ही ब्याह करना चाहता था। वह उससे कहता, वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूंगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और फिर वो कहता, पवन तो शीतल हो तभी अच्छी लगती है, गर्म पवन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। शीतल पवन, मैं तुम्हारे बिन और तुम मेरे बिन अधूरी हो। और ऐसी बातें सुनकर शीतल शर्म से पवन के सीने में अपना मुंह छुपा लेती। दोनों का प्यार ऐसे ही परवाना चढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपते। और एक दिन शीतल की सौतेली माँ श्यामा बगीचे की कोठरी में उपले उठाने गई। कोठरी की किवाड़ा अंदर से बंद नहीं थी, केवल अटके हुए थे। श्यामा ने जैसे ही कोठरी के किवाड़ा खोले तो उसने देखा कि पवन शीतल की गोद में अपना सिर रख के लेटा हुआ है और शीतल उसके बालों को सहला कर बातें कर रही है। अब श्यामा ने जब ये नजारा देखा तो वह गुस्से से उबल पड़ी। उसने पवन से पूछा, कौन हो जी तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब पवन की सिट्टी पिट्टी घुम, वह डर के मारे कुछ ना बोल पाया। तभी उसे बचाने के लिए शीतल बोल पड़ी, माँ ये मंजरी भाभी के भाई हैं। मैंने तुझसे पूछा तो फिर तू क्यों मेरे सवाल का जवाब दे रही है? और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? जाते हैं क्यों नहीं? श्यामा गुस्से से बोली। श्यामा की बात सुनकर पवन वहां से चला गया और शीतल उसे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। श्यामा ने उस ढेर में से एक लकड़ी उठाई और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। जब श्यामा शीतल को मारते मारते थक गई तो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया और उसने शीतल को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन शीतल ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। शीतल भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर पवन ने परेशान होकर किशन से ये कह दिया कि तुम्हारी दीदी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। किशन को ये पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया। किशन की माँ से ये सब ना देखा गया और उसने अपनी जेठानी श्यामा से उसे कोठरी से बाहर निकालने को कहा। श्यामा बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली। पता है आज मैंने उसे एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आज आने दो इसके बाप को जो इसकी बहू तरफदारी करता है।
उसे सब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूतें करती है। शीतल की गलती देखकर किशन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद श्यामा ने शीतल को घर में ही नजर बंद कर दिया और अनान फनान में शीतल का ब्याह भी तय कर दिया गया। इधर पवन ये खबर सुनकर तड़प उठा। एक दिन चिट्ठी लिखकर उसने किशन के हाथ भिजवाई कि वो शीतल से मिलना चाहता है। रात में बगीचे के पास मिलो। शीतल रात को बगीचे में उससे मिलने गई और पवन ने रोते हुए शीतल को गले से लगा लिया और बोली, शीतल ब्याह मत कर, मना कर दे इस ब्याह के लिए। कुछ दिन बस मेरा इंतजार कर ले। पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुझसे ब्याह कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती पवन, अब कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना सा ही था। मैं अब अपने माँ बाप को और धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर शीतल ने खुद को पवन की बाहों से छुड़ाया और चली गई। पवन वहीं बगीचे में घुटनों के बल रोता रह गया। कुछ दिनों में शीतल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में पवन ने बहुत आंसू बहाए। जब शीतल दोबारा ससुराल से अपने मायके लौटी तो उसे पता चला कि उसकी शादी के 2 दिन बाद ही पवन ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर शीतल बहुत रोई और मन ही मन उसने पवन से माफी मांगी। अब शीतल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था। चूंकि उसके पति दयाल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वो काफी खुश मिजाज और मिलनसार था। वो शीतल का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन दयाल के माँ बाप नहीं थे। उसे उसकी बड़ी बहन चंदा ने ही अपने घर सहारा दे रखा था। चूंकि चंदा निसंतान थी, इसलिए वो दयाल को अपने बेटे जैसा और शीतल को बहू की तरह मानती थी। दयाल एक बस कंडक्टर था। आमदनी इतनी हो जाती थी कि वो शीतल को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन शीतल की गोद ना भरी। अब चंदा को ये लगने लगा कि कहीं शीतल भी उसकी तरह निसंतान न रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान ने शीतल की सुन ली। खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन दयाल की बस का एक्सीडेंट हो गया। काफी मुसाफिर हताहत हुए, कुछ की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों में बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से शीतल बिल्कुल हिल गई। उसे लगने लगा था कि शायद वो दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए शीतल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम राधा रखा। लेकिन अब भी शीतल के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसका नंदोई बिहारी अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खराब नियत रखता है। एक दिन दोपहर के समय शीतल घर में अकेली थी। वो राधा को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई हुई थी। इतने में बिहारी घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है। वो तो इसी मौके की तलाश में था। उसने शीतल को अकेली पाकर घर का दरवाजा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना वार खाली देख बिहारी गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा। ये सुनकर शीतल गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन वो राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने अपने घर से आवाज दी, क्यों री चंदा, बच्ची को क्यों रुला रही है। तभी शीतल बिहारी से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूंगी। अगर हिम्मत है तो चिल्ला और बुला ले सबको। बिहारी बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाज नहीं करूंगी। शीतल फिर से बोली, लेकिन तब भी बिहारी नहीं माना। मजबूर होकर शीतल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी बिहारी दांव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि यही मेरे गले पड़ रही थी। क्या करे, बेचारी जवान खून है, जवानी संभाली नहीं जा रही है। जवानी के जोश में इसने
ये भी ना देखा कि मैं इसके बाप के समान हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देगी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती, लेकिन ये कहा मानने वाली थी। बस लिपटने लगी मुझसे। मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कलंकनी कहीं की, कुलच्छनी कहीं की, जा कहीं चुल्ली भर पानी में डूब मर, बदन की आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर शीतल चुप ना रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसी समय चंदा भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वहीं करम पर हाथ धर कर बैठ गई। फिर बोली, आप सब लोग जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ये देखकर शीतल बोली, दीदी मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दोषी तो सीता भी नहीं थी, फिर भी अग्नि परीक्षा भी तो उसी ने दी थी। मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों का बनाया हुआ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। चंदा बोली। उस समय तो चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात को उसने शीतल से कहा कि मैं कब तक तुमको बचाती रहूंगी, तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं सब संभाल लूंगी। और रातों रात चंदा ने शीतल को कुछ पैसे देकर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया। इधर बिहारी को मौका मिल गया और उसने शीतल को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी साथ भाग गई है, खानदान का नाम बदनाम कर दिया। और बिहारी ने शीतल के पिता से कहा कि बच्ची को ले जाएं, हम उसे नहीं रखेंगे। शीतल के पिताजी राधा को ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। किशन की माँ नन्ही सी बच्ची को छोड़ ना सकी और उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक शीतल के पास पैसे थे तो वह जी रही थी, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद वो भूखे मरने लगी। एक दिन इसी तरह भूखी प्यासी वो सड़क के किनारे जा रही थी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। सड़क के किनारे एक छोटी सी गुमटू में लुहार अपना काम कर रहा था। उसने शीतल को बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। शीतल होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ में कौन है? तब शीतल ने अपनी राम कहानी उस लोहार को सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो और जो रूखी सूखा पकाओगी तो तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह शीतल उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव से कोई व्यक्ति शहर आया होगा तो उसने शीतल को उस लोहार के संग देख लिया। उसने सारे गांव में ये कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ मुंह काला करती फिरती है। बिहारी ने सही कहा था, वो उल्टा ही थी। इस तरह बिहारी सही साबित हो गया और शीतल बदचलन आवारा साबित हो गई। और कुछ दिनों बाद वो लोहार भी तपेदिक से मर गया और एक बार शीतल फिर अकेली हो गई। लेकिन इस बार वो अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उसकी सेवा करने लगी। वो इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वहीं जगह मिल गई थी। लेकिन जब उसका शरीर कमजोर होने लगा तो वो मथुरा चली गई और वहां उसने वृद्धाश्रम में सहारा लिया। फिर जब किशन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी ने राधा को माँ बाप की तरह संभाल लिया। किशन को भी शीतल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वो ही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसने राधा को भी वही बताया। लेकिन जब शीतल दीदी किशन को मिली तब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसलिए राधा बेटा माफ कर दे। उस अभागन को कितने कष्ट झेले हैं उसने, आज उसके सीने से लगकर उसके सभी कष्टों का निवारण कर दे। किशन लाल जी बोले। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी और किशन लाल जी से बोली, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। किशन लाल जी राधा को शीतल के पास ले गए। शीतल बाहर पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। राधा फौरन जाकर शीतल से लिपटकर बोली, मुझे माफ कर दो माँ। तब शीतल बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। राधा बोली। और दोनों माँ बेटी ऐसे ही लिपटकर रोते रहे।